हैं आज हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जी राकेश त्रिपाठी जी, आइए बात करें। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। आप ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी सदन में खड़े होकर 370 बीजेपी को और 400 पार एनडीए का नारा लगा रखे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं? नहीं, कोई भी बात कैलकुलेशन के आधार पर ही कही है और मोदी जी ने कहा है तो उसके पीछे उनका पूरा रिसर्च होता है, पूरी तैयारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे ही हवा में चलने वाला ये मुद्दा आधारित संगठन केवल नहीं है, विचार आधारित लगातार अहर्निश काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसमें कार्यकर्ताओं की संख्या 16 करोड़ से ज्यादा है, सदस्य हमारे 16 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है। हमने जब कहा था 300 पार तो हम 300 पार लेकर के आए। अब जब 400 पार एनडीए कहा है तो निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, इस बार 400 पार ही होगा, आंकड़ा 400 से कम नहीं होगा। अभी से ही आरोप लगना शुरू हो गया। कल इंडिया गठबंधन का वहाँ रैली थी, यहाँ पर रामलीला मैदान दिल्ली में। वहाँ से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, खड़गे जी, सब लोगों ने लोकतंत्र का हवाला दे दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम का भी से ठीकरा फोड़ने लगे हैं। तो क्या आप लोगों ने पहले से सेटिंग कर ली है क्या? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सच ये है कि जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। बेल पर कुछ लोग छूटे हुए हैं, बेल कैंसिल हो जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जो लंबे समय तक उन्होंने संपत्ति अपना इकट्ठी की है परिजनों के लिए, वो परिजनों की संपत्ति गंवानी पड़ेगी, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की जो लगातार कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से घबराए हुए हैं। ये घबराहट का दल है। ये अपना एक वजूद कैसे बनाए रखा जाए, कैसे अपनी जो भ्रष्टाचार की संपत्तियां उसको बचाया जाए, उसके लिए प्रयास करें। लोकतंत्र तो सुरक्षित है, और लोकतंत्र इतना सुरक्षित है कि आज भारत के तिरंगे की इतनी ताकत है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का तिरंगा लेकर के नौजवान निकल जाते हैं तो उनको किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी नौजवान भारत के तिरंगे के सहारे निकलते हैं। ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, भारत इतना मजबूत ना होता, तो आज ये तिरंगे की इतनी ख्याति ना होती। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हिंदू मुसलमान और 370 तलाक और मुसलमानों की अगर मुद्दा हटा दिया जाए तो इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं लड़ने के लिए, तो आप लोग लड़ेंगे किस मुद्दे पे? लेकिन मुझे लगता है नहीं, कुछ लोगों को अपने कान पहले खोले रखने चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, और अगर वो अपने आसपास देखेंगे तो उनको आज 25 करोड़ नागरिक जो देश में बीपीएल परिवार से निकल करके बाहर आए हैं वो दिखाई पड़ेंगे। उनको दिखाई पड़ेगा कि गरीबों के जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव आया है, कैसे आज 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के आज पक्के मकान बने हैं, कैसे आज 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है, कैसे आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन पहुंचा है, कैसे आज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का कार्ड आज बड़ी संख्या में लोगों के तक पहुंचा है। ये सारी बातें अगर लोग देखेंगे तो मुझे लगता है शायद उनको ये समाधान हो जाएगा कि क्यों मोदी जी की लोकप्रियता है। आज कैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश करने का काम किया है, कैसे अपराध पर लगाम लगाने का काम किया है, कैसे आज भारत के कानूनों को भारत के अनुरूप बनाने का काम किया है, कैसे भारत के स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया है, कैसे भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने का काम किया है, कैसे वो हमारे आध्यात्मिक जो विरासत के केंद्र थे उनको हमने आज फिर से पुनरुत्थान करने का काम किया है। ये सारी बातें अगर वो देखेंगे तो शायद उनको एहसास हो जाएगा कि जनता क्यों हमारे साथ है। आप लोगों ने कांग्रेस का जो है खाता ही सीज कर दिया है। अभी कल कह रहे थे कि हम लोग लड़े कैसे, ये सब चुनाव के अगर 6 महीने पहले ही कर दिए होते तो कुछ समझ में आता। ये चुनाव के ठीक समय पे ही हमारे खाते सीज कर दिए कि मोदी जी पहले से हताश हो चुके, इसलिए हमारे खाते सीज कर दिए। एक बात स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस का खाता सीज नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का कोई खाता सीज नहीं हुआ, इनकम टैक्स ने पेनल्टी रखाई है, और अगर उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करने का काम किया है, वो अगर नहीं बताना चाहते हैं कि वो पैसा कहां से पा रहे हैं, टैक्स चोरी करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। 1 साल पहले कर दिए होते, 6 महीना पहले कर दिए, चुनाव के ठीक पहले ही। नहीं, जब चोरी करेंगे तब कार्रवाई होगी। और चुनाव तो देश में हर समय होते हैं, कभी राज्य के चुनाव होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा चुनाव होता है। तो कि चुनाव को देख करके एजेंसीज अपनी कार्रवाई ना करें? एजेंसीज तो अपनी कार्रवाई करेंगी। हाँ, जो चोर है उसको डर लगेगा। तो विपक्ष के नेताओं पे ही कार्रवाई हो रही है, कह रहे जो बीजेपी में चले जा रहे हैं वो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि धुल धाल के उनको एकदम पोछ पाछ के बराबर कर दे रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दे रहे हैं। देखिए, गड़बड़ विपक्ष के नेताओं ने किया है तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ ही होगी। लेकिन कार्रवाई को लेकर के मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, कोई भाजपा में है, कोई सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है, आरएलडी में है, जेडीयू में है, किसी राजनीतिक दल में है, अगर अपराध किया है, गलत किया है तो भुगतान करना पड़ेगा। ये मोदी जी की सरकार है। राहुल गांधी जी अभी अधिकारियों को, जो संवैधानिक अधिकारी पदों पर बैठे हैं, उनको एक तरीके से चेतावनी दी है कि संभल जाओ, अगर हमारी सरकार आ गई तो चुन चुन के हम बदला लेंगे लोगों से। नहीं, चेतावनी नहीं, राहुल गांधी तो क्या बोलते हैं उन्हें मालूम ही नहीं चलता है। कौन उनका भाषण लिखता है, कौन उनको ये समझाता है। वो तो कई बार भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठते हैं। और राहुल गांधी को बोलने के मामले में सजा याफ्ता तक किया है। कोर्ट ने मना किया है कि सोच समझ के बोला करिए, कि राहुल है कि बाज नहीं आते, उनको हिंदी नहीं आती है या हिंदुस्तान समझ में नहीं आता है। ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या है। बेहतर है कि उनको अगर राजनीति करने नहीं आती है, राजनीतिक समस्या है उनके लिए है, तो राजनीति छोड़ करके कोई दूसरा काम करें। राजनीति तो आपके पैशन से होगी, जुनून से होगी, विचारधारा के आधार पर होगी। राहुल गांधी के पास ना कोई विचार है, ना कोई विचारधारा है। केजरीवाल से डर गए हैं क्या? उनको सही समय पर उनको एकदम जेल भेज गए हैं केजरीवाल के सब लोग
लोग लगे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा डरते हैं अगर मोदी जी हैं तो केजरीवाल से डरते हैं। नहीं, ये बात स्वीकार कर लें इस देश में कि इस देश में कोई संवैधानिक न्यायपालिका नहीं रह गई है। लोग मान लें इस बात को कि अब न्यायपालिका नहीं है क्या? अरे भाई, न्यायपालिका ने उनको जेल भेजने का काम किया है, सरकार नहीं जेल भेजती है। कब्जा कर लिया कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, न्यायपालिका पे भी जोर दे रहे हैं ताकि नहीं तो फिर बोलना बंद कर दें, फिर तो बोलना बंद कर दें। ये बकवास करते हैं। सच ये है कि ये चाहते हैं कि ये लूट करें, ये खसोट करें और इनको कोई बोले नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये मोदी जी की सरकार है, गरीबों को लेकर के समर्पित है। ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगने लगा है? देखिए, अभी से सेटिंग कर लिए हैं। इसी ईवीएम से जब जीतते हैं तब सवाल नहीं खड़े करते हैं, जब ईवीएम से हार जाते हैं तो सवाल खड़े करते हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। सही चीज़ कही है आपने कि जब जीतते हैं तो सवाल खड़ा नहीं करते हैं और जब हारते हैं सवाल। अभी एक लोग नेताजी कह रहे थे उनके कि जो है जब चुनाव लंबा खिंचता है, यानी जैसे ये 7 चरणों में खिंचा है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब बीजेपी जीत जाती है। जहाँ चुनाव का समय कम होता है वहाँ बीजेपी हार जाती है। मुझे लगता है कि ये हार का पूर्वाभास है और इसलिए इस तरह के कारण गिनना है। चुनाव लंबा है क्योंकि देश बहुत बड़ा है और चुनाव की मशीनरी को काम करने के लिए जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कई चरणों में मिलती है, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। और चुनाव आयोग ने निर्णय किया है उसकी पूरी निष्पक्षता के साथ, और सभी राजनीतिक दलों को भी समय मिल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता फोकस्ड करके चुनाव लड़ सके। सच ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, हमारी रैलियां हो रही हैं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अभी भी गठबंधन के तार जोड़ने में लगा हुआ है कि कैसे गठबंधन का तार जोड़ा जाए। आपका गठबंधन टूट रहा है, क्यों? आपके जेडीयू आपके साथ अलग हो गई, क्यों आरएलडी आपके साथ अलग हो गई? आपकी विचारधारा कमजोर है, आपकी पार्टी के भीतर आपके लोग आप विद्रोह कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित किया, टिकट वापस हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि राहुल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, प्रियंका चुनाव मैदान में आएंगी कि नहीं आएंगी, सोनिया जी तो पलायन पहले ही कर गई हैं। सच ये है कि घबराहट में वो है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में है और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। रायबरेली और कैसरगंज ब्रिजभूषण सिंह की सीट पर अभी आप लोग टिकट ही नहीं फाइनल कर पाए हैं। कह रहे हैं कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, अभी जो इंपॉर्टेंट सीटें हैं वहाँ पर खड़े ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ब्रिजभूषण सिंह के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आप इंपॉर्टेंट उनको मान रहे होंगे, हम इंपॉर्टेंट लखनऊ को मानते हैं, बनारस को मानते हैं और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को मानते हैं। और हमने अब तक सबसे ज़्यादा, सभी राजनीतिक दल में सबसे ज़्यादा सीटें हमने घोषित करने का काम किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो या पूरे देश का मसला हो। सच ये है कि कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर अब तक अपने अलायंस का क्या फार्मूला होगा उसको ड्रॉ नहीं कर पाए हैं। मुद्दे तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की भी एंट्री हो चुकी है और पल्लवी जी के साथ उन्होंने कल गठबंधन कर लिया है। अखिलेश यादव जी के बारे में और इन तीनों के बारे में क्या कहना है? देखिए, जाति मजहब के समीकरण गांठने के दिन चले गए। ये जाति मजहब के समीकरणों पर जनता वोट नहीं करती, जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, केवल नारा नहीं बल्कि हमने तंत्र में इसको लागू कर दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर फिर जनता का आशीर्वाद पाएगी, तीसरी बार मोदी सरकार होगी और अब की बार फिर 400 पार होगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रोजगार पे बड़ी बातें होती है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सरकारी नौकरी ही रोजगार मान रहे हैं, प्राइवेट को कुछ आप लोग आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे जो सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान रहे हैं और जो आप लोग नारा दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो? तो इन दोनों में कैसे अब अंतर जनता को कैसे समझें? देखिए, ये अल्प बुद्धि है जो नौकरी को रोजगार मानते हैं। नौकरी रोजगार नहीं होती है और नौकरी ही जीविकोपार्जन का सर्वोत्तम साधन नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए सबसे जो पहले भी कहा भी जाता था कि उत्तम काम कृषि है। आज हमने देश के किसानों को भी मजबूत करने का काम किया है। आज अलग अलग सेक्टर्स में हमने आज एंटरप्रेन्योरशिप को खड़ा करने का काम किया है। आज इस देश में इतनी बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न बने हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स बने हैं। लोगों ने अपने आप आज जॉब्स क्रिएट करना शुरू किया है। अब देश का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर है। आज रोजगार सृजन करने का काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर निर्माण हो रहा है और ये भारत का निर्माण हो रहा है। भारत आज जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। आज 100 से ज़्यादा ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट हैं जिनको हम आज निर्यात कर रहे हैं, हम पहले आयात करते थे। आज इसी लखनऊ में आज किस तरह से डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। आज ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनने जा रही है, अमेठी में आज असॉल्ट राइफल्स बन रही हैं, संडीला में आज वेबलैंड स्कॉट के रिवॉल्वर बन रही है, वरना यहीं उत्तर प्रदेश में कट्टे बना करते थे। एक आखिरी सवाल है, छात्रों ने कहा था कि जिस तरीके की आप पूछिएगा, कोई मिल गए कि जो है जिस तरीके से पर्चे लीक हो जाते हैं, उस पर सरकार आने वाले समय पे कौन सा ऐसा कदम उठाने जा रही है कि बार बार ये पर्चे लीक ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ही समय व्यर्थ हो जाता है लोगों को। देखिए, पर्चा लीक को हमने समस्या माना है। संकट ये है कि जिन लोगों ने संगठित अपराध के तहत इसको संरक्षण दे रखा था, वो इसको समस्या कभी मानते नहीं थे। वो तो संगठित गिरोह के का संरक्षण करने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 40,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक भर्ती हुए जिन पर दाग रहे हैं, जिनको हमने बर्खास्त करने का काम किया है, जेल भेजने का काम किया है। आज राजस्थान में भर्तियां हुई, राजस्थान की भर्तियों में दरोगा भर्ती किए गए फर्जी तरीके से, हमने उनको बर्खास्त करने का काम किया राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पर्चे लीक हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, परीक्षा को निरस्त किया है, दोषियों पर कार्रवाई की है, रासुका लगा
लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया है और इस मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ, क्योंकि किसी योग्यता का अपमान नहीं होना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। पर्चा लीक के सारे प्रकार के जितने भी लीकेज हैं उनको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत